Hello my dear friends, welcome to Janik Education. Hope you are good today. So in the last lecture we have discussed about the two important laws of permutation and combination, that is the law of addition and the law of multiplication, and also we have discussed the concept of number formation, that how you can form a 3-digit, 4-digit or 5-digit number using a given set of numbers. Okay, and also we have discussed about the constraints that you can have in this type of questions. Okay, now there can be many constraints, there can be a lot of constraints, so in that way you can deal with the number formation if you have the basic concept clear. Okay, so basic concept will remain same in all the types of questions. Only thing that will happen is that constraints may change. Okay, for example, we solved the question which needs to be divisible by 5, with the numbers that need to be formed should be divisible by 5, but it can be like question may come, for example, form a 3-digit number or 4-digit number greater than 4000 or less than 5000 or anything like this. So what you need to do is just check the constraint, solve the constraint first, and then move to the other tasks. Okay, so now we'll see a direct application. Now that was a number formation, which is also an application, but in this particular video also we will going to understand the applications of the law of additions and multiplication in a different way, in a different type of question. See, there's a question which says there are 10 boys and 10 girls in a class. In how many ways? First, a CR can be selected. Okay, and second is a team of 2 students can be selected having 1 boy and 1 girl. Okay, so question क्या कहता है कि एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, और हमें एक चीज ये करनी है कि कितने तरीकों से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ओके, सीआर, कितने तरीकों से एक सीआर सिलेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, ये पहली चीज करनी है. दूसरी चीज कि एक टीम बनानी है. ओके, ग्रुप बनाना है, एक टीम बनानी है जिसमें 2 स्टूडेंट्स हो, एक बॉय हो और एक गर्ल हो. ओके, तो इस तरह से हमें टीम बनानी है. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हमें क्या करना है. टास्क क्या है हमारा? टास्क टू सिलेक्ट अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज अवर टास्क. ओके, हमारे पास सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है? हमारे पास सिलेक्शन के लिए 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं. तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2 तरीकों से. ओके, टास्क टू सिलेक्ट अ बॉय और टास्क टू सिलेक्ट अ गर्ल. ओके, टास्क टू सिलेक्ट अ बॉय एंड टास्क टू सिलेक्ट अ गर्ल. अब अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. वी नीड 1 CR. ओके, वो कोई भी हो सकता है. इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल. ओके, सो हम क्या देखते हैं कि अगर मैंने एक बॉय को सिलेक्ट कर लिया, इफ आई सिलेक्टेड 1 बॉय, तो ये वाला टास्क कंप्लीट होएगा. और जो बॉय सिलेक्ट होगा उसमें मैं CR अगर बोल देता हूं, इट मीन्स कि बॉय को सिलेक्ट करने पर मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया. ओके, या फिर अगर मैंने गर्ल को सिलेक्ट कर लिया, तो अगर एक गर्ल को सिलेक्ट कर लिया आपने, इसका मतलब वो गर्ल जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो गई. इट मीन्स एक गर्ल को सिलेक्ट करने पर आपका ये टास्क ऑफ सिलेक्टिंग अ CR इज कंप्लीटेड. सो इट सिंपल मीन्स कि इसको करने से भी ये कंप्लीट होता है, इसको करने से भी ये कंप्लीट होता है. सो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ CR इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ बॉय प्लस नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ गर्ल. दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन. ओके, नाउ बॉय को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं हम देखते हैं. 10 बॉयज हैं, 10 में से कोई एक बॉय को सिलेक्ट करना है, तो किसी भी एक बॉय को पिक करना है अगर 10 में से, तो उसके 10 तरीके होंगे. ओके, 10 तरीके हो गए, 10 डिफरेंट वेज. किसी एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो एक गर्ल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए. 10 गर्ल्स हैं, तो 10 गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट करना इज 10 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग अ CR कितने हो गए? 10 + 10, दैट इज 20. Okay, so there are 20 different ways by which we can select a boy or a girl, okay, as a class representative. Okay, so यहाँ पे क्या लगा? Law of addition. दूसरा देखते हैं. Second question बोलता है form a team which comprises of 1 boy and a girl. Okay, एक boy एक girl होना चाहिए. तो हमारा टास्क क्या है? टास्क टू फॉर्म अ टीम ऑफ 2. 2 लोगों की एक टीम फॉर्म करनी है. ओके, नाउ टीम ऑफ 2 शुड बी टास्क ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एंड टास्क ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल. नाउ अब यहाँ पे सोचते हैं कि लॉ ऑफ एडिशन लगेगा या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा. देखिए, अगर मैंने बॉय को सिलेक्ट कर लिया तो क्या टीम फॉर्म हो जाएगी? नहीं. सिर्फ बॉय को सिलेक्ट करने से टीम फॉर्म नहीं होगी, मुझे एक गर्ल को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा.
ठीक है, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। अगर मैंने सिर्फ गर्ल को सिलेक्ट कर लिया, बॉय को सिलेक्ट नहीं किया, तो क्या टीम फॉर्म हो जाएगी? नहीं। जब तक एक बॉय और एक गर्ल सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक एक टीम फॉर्म नहीं हो सकती। इट मीन्स ये टास्क दोनों पे डिपेंडेंट है, जब तक दोनों नहीं कंप्लीट होंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ बॉय इनटू नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ गर्ल। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ बॉय सिलेक्टिंग अ बॉय कितने हैं? 10। अभी हमने निकाले थे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल कितने हैं? ये भी 10। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 100। ओके, सो यू कैन सी हियर कि यहां पे हमने लगाया लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन और यहां पे हमने लगाया लॉ ऑफ एडिशन। ओके, हमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। ओके, वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला और डायरेक्टली डेरिवेशन और एनी टाइप ऑफ दैट थिंग, एनी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जस्ट लॉज के बेसिस पर वी कैन डिटरमाइन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो यू कैन हैव दिस। सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होएगा और इसमें आई होप आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से बेसिकली हम एक टीम को फॉर्म कर रहे हैं या फिर किस तरह से हम एक पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक पर्सन सिलेक्ट करना था तो एडिशन लगा दिया, टीम फॉर्म करनी थी तो मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। ओके, सो विल डिस्कस इट इन फर्दर डिटेल्स। सो आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन हाउ मेनी वेज 4 letters can be posted, okay, in how many ways 4 letters can be posted to 7 post boxes? okay, हम कितने तरीकों से, कितने प्रकार से, कितने डिस्टिंक्ट मेथड से 4 लेटर्स को 7 पोस्ट बॉक्सेस में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास लेटर्स कितने हैं? 4, और हमें पोस्ट कहाँ करना है? 7 पोस्ट बॉक्सेस है हमारे पास, उनमें से किसी एक में पोस्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी डिटेल नहीं दी, ये भी नहीं बताया कि मैं क्या एक पोस्ट बॉक्स में एक ही लेटर डाल सकता हूँ, क्या एक पोस्ट बॉक्स में 2 डाल सकता हूँ, क्या ऐसा भी कोई पोस्ट बॉक्स है जिसमें एक भी नहीं डाल सकता, ऐसा कुछ नहीं दिया। ओके, सो दैट यू हैव टू थिंक, वो आपको खुद ही सोचना होगा, खुद ही आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। जरा इमेजिन कीजिए, एक पोस्ट बॉक्स है मेरे पास, उसमें क्या मैं सिर्फ एक ही लेटर डाल सकता हूँ? नहीं, वो पोस्ट बॉक्स ओपन है, उसमें मैं कितने भी लेटर, जितनी इच्छा हो उतने लेटर्स डाल सकता हूँ। मतलब कि अगर मेरे पास पोस्ट बॉक्सेस हैं, लेट्स सपोज P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7, तो इन 7 में से किसी भी एक पोस्ट बॉक्स में मैं इन 4 में से कोई भी एक लेटर डाल सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेटर्स हम बोल देते हैं L1, L2, L3, L4। नाउ लेट अस अज्यूम कि जो लेटर L1 है उसको मैंने पोस्ट कर दिया पोस्ट बॉक्स 1 में। क्या मैं लेटर 2 को पोस्ट बॉक्स 1 में नहीं डाल सकता? क्या ऐसा कंस्ट्रेंट है कि मैं यहाँ नहीं डाल सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लेटर 2 को भी पोस्ट बॉक्स 1 में डाल सकता हूँ। ओके, मैं लेटर 3 को डाल सकता हूँ क्या? हाँ, मैं 3 को भी डाल सकता हूँ। क्या मैं 4 को डाल सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ लेटर्स इनटू एनी नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेस। ओके, किसी भी पोस्ट बॉक्स में आप कितने भी लेटर्स डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे रिपीटेबिलिटी वाला कंसेप्ट चलेगा, यहाँ पे नॉन रिपीटेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नॉन रिपीटेबिलिटी है या रिपीटेबिलिटी, ये आपको सोचना होगा कि प्रैक्टिकली क्या चीज होती है। ओके, बिकॉज मैथ्स इज द आई थिंक मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो चीज़ है, तो वो मैथ्स ही है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना होगा कि 7 पोस्ट बॉक्सेस में 4 लेटर्स को पोस्ट करने के लिए ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि एक पोस्ट बॉक्स में एक ही लेटर जाएगा। ओके, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें? देखिए, हमारे पास टास्क क्या है? टास्क है हमारा टू पोस्ट 4 लेटर्स। दिस इज अवर टास्क। ओके, इसको मैंने 4 टुकड़ों में बांटा। टास्क टू पोस्ट लेटर 1, टास्क टू पोस्ट लेटर 2, टास्क टू पोस्ट लेटर 3 एंड टास्क टू पोस्ट लेटर 4, ये चौथा लेटर। ओके, अब अगर मैंने लेटर 1 पोस्ट कर दिया तो क्या मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, मुझे ये तीनों भी पोस्ट करने पड़ेंगे। अगर मैंने लेटर 2 और 4 पोस्ट कर दिया, 1 और 3 नहीं करा, तो क्या टास्क कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे चारों लेटर्स को पोस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये टास्क कंप्लीट होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, जरा सोचिए, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट्स राइट। सो टोटल, और वी कैन से द नंबर ऑफ वेज to post 4 letters is n1 into n2 into n3 into n4। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा। अब आते हैं पहले लेटर पे। तो देखिए, पहला लेटर L1 मैंने हाथ में लिया।
अब मैं इसको कहाँ पोस्ट कर सकता हूँ, मैं P1 से लेके P7 किसी में भी पोस्ट कर सकता हूँ, मतलब पहले लेटर को पोस्ट करने के मेरे पास 7 तरीके हैं। ओके, दूसरे लेटर की बात करें तो सेकेंड लेटर को भी मैं P1 से P7 किसी में भी पोस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसलिए इसको भी पोस्ट करने के 7 तरीके हैं। तीसरा लेटर लिया, उसको P1 से P7 किसी में भी पोस्ट कर सकता हूँ, तो उसको पोस्ट करने के भी 7 तरीके हैं। और चौथा लेटर लिया, उसको भी पोस्ट करने के अगेन 7 तरीके होंगे। ओके, सो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए लेटर्स को पोस्ट करने के, 7 की पावर 4। ओके, तो देखिए नंबर फॉर्मेशन में क्या था, कंस्ट्रेंट की हम बात करते थे कि वहां पर रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 5 या ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। दिस अ वेरी वेरी जनरल क्वेश्चन, बहुत ही एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है यहाँ पर कि 4 लेटर्स हैं, 7 में पोस्ट करना है। अब आपको सोचना है कि 4 लेटर्स को 7 पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए कोई कंस्ट्रेंट बनेगा या नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, सो फाइनली आंसर क्या आया हमारा, 7 की पावर 4। तो 4 लेटर्स को 7 पोस्ट बॉक्स में डालने का तरीका हो गया 7 की पावर 4। ओके, अब अगर मान लीजिए 4 की जगह 8 लेटर्स होते तब क्या होता, तो 4 तो हम लिखे रहने देते हैं और 4 की जगह ऊपर लिख देते हैं 8। मान लीजिए 8 लेटर्स होते तब क्या होता, तो हम इसी तरह से 8 बार लिख देते। तो पहला लेटर 7 तरीके, दूसरा लेटर 7, तीसरा लेटर 7, तो अगर 8 लेटर होते तो हमारा आंसर हो जाता फॉर पोस्टिंग 8 लेटर्स। ओके, हमारा तरीका हो जाता 7 की पावर 8। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये नंबर छोटा है या ये नंबर छोटा है। ओके, तो ऐसा रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि 7 की पावर 4 आया मतलब छोटे वाले नंबर को पावर में दे दो और बड़े वाले नंबर को नीचे दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा रटने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है। सो इसे नोट करिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी वेज 5 कॉइन्स कैन बी केप्ट इन 3 पॉकेट्स। ओके, इन हाउ मेनी वेज 5 कॉइन्स कैन बी केप्ट इन 3 पॉकेट्स। तो जरा सोचिए क्या होगा, मेरे पास 3 पॉकेट्स हैं और मेरे पास 5 कॉइन्स हैं। तो 5 कॉइन कौन से, C1, C2, C3, C4 एंड C5। और पॉकेट्स कौन सी हो गई, P1, P2 एंड P3। तो 3 पॉकेट्स में मुझे 5 कॉइन्स को रखना है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, सोचिए जरा क्या लगेगा, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यस, दैट्स राइट, आपने बिल्कुल सही गेस किया, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल बढ़िया। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज टू पुट द कॉइन C1 into number of ways for C2, number of ways for C3, number of ways for C4 and number of ways for C5। ओके, अब पहले कॉइन की बात करें, पहला कॉइन किस पॉकेट में जा सकता है, P1 में जा सकता है, P2 में जा सकता है, P3 में भी जा सकता है, क्योंकि अगेन यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि एक पॉकेट में कितने नंबर ऑफ कॉइन्स डाले जा सकते हैं। हम पांचों के पांचों कॉइन को एक ही पॉकेट में डाल सकते हैं, दैट इज टोटली पॉसिबल। ओके, सॉरी। नाउ सो व्हाट वी कैन सी, 3 कॉइन्स, पहला जो कॉइन है इसको 3 में से किसी एक पॉकेट में डाल देंगे, तो इसका मतलब इस कॉइन को डालने के 3 तरीके हो गए। दूसरा कॉइन, इसको भी 3 तरीके हो गए। तीसरा कॉइन, इसके भी 3 एंड 3। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 to the power 5। ओके, 3 की पावर 5, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सब्सटीट्यूट और वी कैन कीप द कॉइन्स। ओके, सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन सिंपल है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा और एक एप्लीकेशन हो गया एक तरह से लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। ओके, सो इसे नोट कीजिए। ओके, सो देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि बेसिकली लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, और उसके बेस्ड अभी 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे जो कि डायरेक्टली एप्लीकेशन, सॉरी 3 क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन दोनों ही लॉस के। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हम यहाँ से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 4 पर्सन्स हैं, ठीक है, 4 पर्सन्स हैं और 4 लोगों को मुझे 4 सीट्स पर बिठाना है। ओके, जैसे कि 4 डिजिट थे, उनको 4 प्लेसेस पर अरेंज करना था। ओके, 5 डिजिट थे, 5 प्लेस पर अरेंज करना था। तो उसी तरह से 4 पर्सन्स हैं और 4 सीट्स पर बिठाना है। तो मेरे पास सीट्स हो गई 1 2 3 4 सीट्स हो गई, दिस आर 4 सीट्स। ओके, तो 4 पर्सन कौन है, मान लेते लेट्स सपोज A B C D।
अब अगर मैं इन चारों को इन सीट्स पर बिठाऊंगा तो मैं किस तरीके से बिठा सकता हूँ? देखिए मैं ABCD बिठाता हूँ तो ये भी सही है, बिल्कुल ये बिठाने का एक तरीका हो गया। अगर मैं इनको ACBD करके बिठाता हूँ तो बिल्कुल ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये दोनों अलग तरीके हैं? हाँ बिल्कुल अलग है। देखिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ A एंड C, यहाँ पर एक गैप था, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ A और C के बीच में यहाँ पे कोई गैप नहीं है। इसी तरह से ABDC, क्या ये भी सही तरीका है? हाँ बिल्कुल ये भी सही तरीका है। तो इस तरह से क्या होगा, 4 लोगों को 4 सीट्स पर बिठाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, मुझे ये जानना है कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जो ये एक्शन हुआ, इसको करने के कितने डिस्टिंक्ट वेज पॉसिबल हैं। ओके, हमारा मुद्दा क्या था स्टार्टिंग में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एम क्या था कि हम ये सीखें कि कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कितने तरीकों से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब तक मैं चारों सीट्स को फिल नहीं करूंगा तब तक मैं कहूंगा कि मेरा केस कंप्लीट नहीं हुआ। इट मींस चारों सीट्स के इंडिविजुअल टास्क को क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमने कहा कि ठीक है, पहली सीट फिल हो सकती है 4 तरीके से, दूसरी सीट हो सकती है 3 तरीके से, तीसरी 2 तरीके से और चौथी 1 तरीके से। तो ये आ गया 4 × 3 × 2 × 1। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग और मेकिंग द 4 person sit on 4 different seats. ओके, नाउ अब मान लीजिए कि मेरे पास n persons हैं और n seats हैं। ओके, इफ वी हैव, लेट्स अज्यूम कि n persons हैं और n seats हैं, तो दोनों बराबर है, n number of persons है, n number of seats है। Now my task is to determine कि in how many ways these n persons can be made sit on n different seats. Okay, n seats पर इन n persons को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। तो क्या होगा, देखिए n seats कैसी होंगी, 1 2 3 ऐसा करते करते अप टू n तक की सीट्स है मेरे पास। अगर मैं पहली सीट की बात करूं तो पहली सीट पर बिठाने के लिए मेरे पास n लोग हैं, तो n में से किसी भी एक को बिठा दूंगा। तो इसका मतलब इस सीट को फिल करने के मेरे पास n तरीके हैं। ओके, दूसरी सीट की बात करूं तो दूसरी सीट में क्या हुआ, पहला 1 person कम हो गया तो बचे कितने, n-1। इसका मतलब दूसरी प्लेस को फिल करने के n-1 तरीके। तीसरी सीट की बात करूं तो तीसरी सीट को फिल करने के n-2 तरीके। और ऐसे ही करते करते फाइनली आखिरी में क्या होगा, आखिरी की 3 सीट्स की बात करते हैं, लास्ट 3 सीट्स। तो लास्ट की थर्ड लास्ट सीट पे क्या होगा, मेरे पास 3 person बचेंगे, मतलब इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके बचेंगे। उसके बाद 2 तरीके बचेंगे और फिर 1 तरीका। तो टोटल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक n persons sit on n seats will be equals to n into n-1 into n-2 into up to 3 into 2 into 1. सो ये क्या आया, दिस इज बेसिकली नोन एज n फैक्टोरियल। ओके, ये क्या है हमारा n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या चीज आई, n फैक्टोरियल बताता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ways in which n things या n articles can be arranged on n places। अगर n आर्टिकल्स हैं और उनको n प्लेसेस पर अरेंज करना है तो उसके तरीके कितना होगा, n फैक्टोरियल। मतलब कि जो क्वेश्चन हमने नंबर फॉर्मेशन में सीखे थे कि मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 और 4 नंबर हैं और इनसे मुझे एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 4 नंबर है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसके तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। मतलब 5 लोग हैं, 5 सीट्स हैं, तो 5 को बिठाने का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। मान लीजिए 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं और 4 रैक्स हैं। ओके, या 4 कंपार्टमेंट्स हैं, तो 4 बुक्स को 4 रैक्स पर अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ओके, तो इसी तरह से n नंबर ऑफ पर्संस। ओके, सो देखिए n पर्संस को n सीट्स पर बिठाने का तरीका क्या निकाला हमने, n फैक्टोरियल। ओके, तो ये जो डिस्टिंक्ट वेज हैं ये क्या है, ये बेसिकली अरेंजमेंट्स है, अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स बाय विच n पर्संस कैन बी अरेंज्ड ऑन n सीट्स। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इस तरह की कोई सा भी पॉसिबिलिटी है। n आर्टिकल्स हैं, अब ये n आर्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं।
ओके और ये n प्लेसेस कुछ भी हो सकती है, आर्टिकल्स की जगह बुक्स हो जाएगा, पर्सन्स हो जाएंगे या कोई और फ्लोर्स हो जाएगा। ओके कि 7 लोग हैं और 7 फ्लोर्स है तो 7 लोग 7 फ्लोर्स पे कितने तरीकों से रह सकते हैं अगर हर एक फ्लोर पर एक ही पर्सन रह सके। ओके सो इन दैट केस you need to arrange, okay, you need to arrange n persons or 7 persons on 7 different floors. Okay, so इसे नोट करिए, this is basically n factorial, this is a kind of formula you can say, okay, n distinct ways। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, distinct ways की बात कर रहे हैं, we are not talking about the similar ways, कोई सा भी एक तरीका दूसरे के similar नहीं है। okay, जैसे कि देखिए यहाँ पर A यहीं पे बैठा है, कोई बात नहीं, लेकिन B 2 जगह यहाँ पे बैठा है, कोई बात नहीं, लेकिन उन दोनों केसेस में C और D की पोजीशन तो चेंज हो गई। तो चेंज हो रही है पोजीशन मतलब कोई ना कोई एक पर्सन की रिलेटिव पोजीशन तो चेंज हो ही रही है। ओके सो यू कैन नोट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये सीखा कि अगर n पर्सन्स को n चेयर्स पे या n सीट्स पर बिठाना है तो उसके तरीके होंगे n फैक्टोरियल। अब मान लीजिए कि n पर्सन्स है मेरे पास, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ सीट्स इज ओनली r। मेरे पास क्या है, n पर्सन्स है लेकिन सीट्स है r, जहां पर n इज ग्रेटर देन r। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ चेयर्स कम है और नंबर ऑफ पर्सन्स ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ चेयर्स कम है, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले r चेयर्स बना देते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट। इस तरह से दीज आर r चेयर्स। ओके इसमें हम लिख देते हैं दिस इज बेसिकली या r सीट्स r चेयर्स, जैसा भी आप बोलना चाहें। अब हमारे पास कितने हैं, n पर्सन्स। तो n पर्सन्स को मुझे इन r चेयर्स पर बिठाना है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मुझे अलग अलग तरीके से इनको अरेंज करना है, जैसे कि नंबर फॉर्मेशन में हमने अरेंजमेंट किया था। तो उसी तरह से देखिए, अगर मैं पहली सीट की बात करता हूं तो पहली सीट को फिल करने के कितने तरीके अवेलेबल हैं। तो n पर्सन्स है, n में से किसी भी एक को चुन लेते हैं, तो ये आ जाएगा n। ओके मतलब इस प्लेस को फिल करने के तरीके हैं n। दूसरी प्लेस को फिल करने के n-1, तीसरी प्लेस को फिल करने के n-2, देन n-3। ऐसा ही करते करते क्या ये 1 तक पहुंचेगा, क्या ये 1 तक जाएगा, नहीं 1 तक नहीं जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम है। मतलब सभी पर्सन्स को हम नहीं बिठा पाएंगे, कुछ पर्सन्स खड़े रह जाएंगे। ओके सो कुछ पर्सन्स तो डेफिनेटली खड़े रह जाएंगे, सीट्स कम पड़ जाएगी। तो आखिरी में यहां तक कहां पे पहुंचेंगे, ये एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए बड़ा ही सिंपल है, हम देखते हैं ये क्या है, बेसिकली n। ओके पहली प्लेस पे क्या आ रहा है, n-0। सेकेंड प्लेस पे क्या आ रहा है, n-1। ध्यान से देखिए n-1। अब इस n-1 को मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं। n-0 को इसको भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं। इसको हम कुछ ऐसा लिख देते हैं n-1-1। ओके n-1-1 मतलब पहली प्लेस पर कितने तरीकों से हम किसी एक पर्सन को बिठा सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू n-1-1। दूसरी प्लेस पर n-2-1। ओके तीसरी प्लेस पर n-3-1। चौथी प्लेस पर n-4-1। ऐसा करते 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 आखिरी प्लेस तक। अब देखिए टोटल सीट्स कितनी है, r। तो ये चेंज कौन सा वैल्यू हो रहा है, देखिए ये वाला वैल्यू चेंज हो रहा है, ये वाला वैल्यू। ओके जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। मतलब कांस्टेंट क्या है हमारे पास, n वही का वही फिक्स है, ये जो 1 है ये वाला 1 वही का वही फिक्स है, वो तो ऐसा कैसे चलता जा रहा है। सिर्फ ये जो पोजीशन है पर्सन की, ये पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में 2 आया, थर्ड पोजीशन में 3 आया, फोर्थ में 4 आया। तो ऐसे ही बताइए जरा लास्ट पोजीशन कौन सी है, लास्ट पोजीशन इज, इस पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थ पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन हो गई, आर्थ पोजीशन, क्योंकि टोटल चेयर्स कितनी है, r चेयर्स। तो इसीलिए यहां पर वैल्यू आ जाएगा n-r-1। ओके n-r-1। ये पोजीशन कौन सी है, r-1th। ओके r-1th पोजीशन। तो इसको भी लिख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा r-1th पोजीशन है ये r-1th। तो इस पे नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने तरीकों से हम लोगों को बैठा सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू n-r-1-1। ओके
कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब r की जगह पे क्या आ जाएगा r-1, बस इसकी जगह पे r-1। सिमिलरली इस पे क्या होगा, ये कौन सी पोजीशन है r-2th, दिस इज द r-2th पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस, अब ये r-1 था तो r-1 की जगह पे क्या आ जाएगा r-2, ओके, तो एंड -1 दिस, कुछ इस तरह से, ओके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट यहाँ से चलता जा रहा है और फाइनली यहाँ पे आ गए n माइनस ऑफ r-1, इतने लोग यहाँ पे आने वाले n माइनस ऑफ r-1। नाउ ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये अरेंजमेंट क्या बता रहा है कि अगर n लोगों को r पोजीशंस पे बिठाया जाए तो इतने, इन सभी का प्रोडक्ट, ओके, कहाँ से n से लेके n माइनस r-1 तक। तो नंबर ऑफ वेज, चलिए लिख देते हैं इसको, यहाँ पे कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, number of ways to arrange n persons on r seats, ओके, जहां पे कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन r इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन। सोचिए हमने क्या कहा कि जब तक सभी सीट्स फिल नहीं होंगी तब तक ये अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज n-1 n-2 अप टू n माइनस ऑफ r-1, ओके, मतलब ये क्या बन गया, n-1 n-2 अप टू n माइनस r+1, ओके, n माइनस r+1। तो ये जो सीक्वेंस हमने लिखी है, ओके, अब हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये सीक्वेंस को याद कर लो या फिर इसको थोड़ा सा और डिराइव करके इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख देंगे। इट इज बेसिकली NPR, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, NPR। NPR क्या होता है, NPR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। सो NPR हमें क्या बता रहा है, NPR हमें बताता है कि कितने डिफरेंट, कितने डिस्टिंक्ट तरीकों से n लोगों को r सीट्स पर बिठाया जा सकता है, ओके। सो दिस NPR shows number of distinct ways to arrange n persons on r seats, ओके, n persons on r seats। या और इसको आप जनरलाइज फॉर्म में बोलना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे n persons की जगह पे n आर्टिकल्स लिख लीजिए और सीट्स की जगह पे प्लेसेस लिख लीजिए, ओके। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज टू अरेंज n persons or n articles on r seats, okay, where the condition is n is greater than r. So in that case we can apply this, okay. So ये है बेसिकली अरेंजमेंट कब, जब लोग ज्यादा हों और सीट्स कम हों। और इसके पहले जो हमने n फैक्टोरियल देखा था वो क्या था, जब लोग और सीट्स, आर्टिकल्स और प्लेसेस बिल्कुल बराबर हों, ओके। तो ये दो कंडीशन बनती हैं। सो इसे नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं।